दिव्या अपनी सोच में थी कि ड्राइवर ने तभी अचानक से कार को ब्रेक लगा दिया। दिव्या ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली और जैसे ही ड्राइवर को कुछ कहना चाहा, तभी कैब ड्राइवर ने कहा, मैम हम पहुंच गए। उसकी बात पर दिव्या ने अपनी गर्दन घुमा कैब की खिड़की से देखा तो वो अपने घर के बाहर थी। दिव्या ने कैब ड्राइवर को पेमेंट किया और घर के अंदर चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोर बेल बजाई। कुछ देर बाद घर की एक मेड ने दरवाजा खोला। दिव्या बिना कुछ कहे अपने रूम में जाने को सीढ़ियों की ओर बढ़ी। तभी मेड ने पीछे से उसे रोकते हुए कहा, दीदी इस समय घर पर कोई नहीं है। बड़े साहब, मैम अभिषेक भैया और माया भाभी किसी पार्टी में गए हैं। दिव्या पहले से ही जानती थी कि सब सिंघानिया पैलेस गए हुए हैं, फिर भी मेड की बात सुनकर दिव्या ने अपना सिर हिला दिया। तभी मेड ने फिर से कहा, दीदी आपको भूख लगी होगी, अगर आप कहे तो मैं आपके खाने के लिए कुछ बना दूं। इस पर दिव्या उसे मानकर बोली, नहीं मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी तो वहां से खाकर आई हूं, अब तुम जाकर सो जाओ। अपनी बात खत्म कर दिव्या जल्दी से अपने रूम में चली गई और एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद कर लिया और उसके जाते ही मेड भी वहां से अपने कंधे उचका कर चली गई। अदीप ने कहा, कल तक तो तुम उसी घटिया लड़की प्यार में इतना पागल थे कि उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर बैठे थे। अदीप की बातें सुन अयान ने गुस्से से घूर कर अदीप को देखते हुए कहा, हा था पागल, लेकिन तब मैं उसकी असलियत नहीं जानता था और अब मेरे साथ तुम भी जानते हो कि वो कैसी थी, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। अयान की कही आखिरी बात से अदीप थोड़ा सख्ती से बोला, और मेरी बहन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अब तुम महिमा को भूल उसे पसंद करने लगे हो, या मेरी बहन से शादी के बाद भी तुम्हारे दिल में हमेशा महिमा ही रहेगी? अदीप के इस सवाल का अयान के पास कोई जवाब नहीं था। अगले 5 मिनट तक अदीप को अयान की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो अयान पर उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब उसे पूरा यकीन हो चला कि अयान के दिल में अभी भी महिमा के लिए फीलिंग्स है और ये स्वाकृति से शादी के बाद भी पता नहीं कब तक पर ऐसे ही रहने वाली थी। अदीप ने अयान पर गुस्से से भड़कते हुए उसकी कॉलर पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कितना शरीफ और अच्छा इंसान समझकर तुमसे दोस्ती की, लेकिन तुम कितने वाहियात और घटिया इंसान ये मुझे आज पता चल गया। तुम किसी और लड़की को अपने दिल में रख कर मेरी बहन के साथ शादी कैसे कर सकते हो? अदीप अयान पर इस बात से नाराज नहीं था कि उसकी शादी स्वाकृति से हो रही, तो बल्कि उसकी नाराजगी इस बात से थी कि अयान के दिल में अभी भी फीलिंग्स थी। अदीप अयान पर हाथ उठता या और कुछ कहता, तभी किसी ने गुस्से भरी आवाज में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। आवाज सुन अदीप ने उस ओर देखा तो इस वक्त वहां और कोई नहीं बल्कि दादाजी रविश दादाजी और शोमित जी के साथ खड़े अदीप को ही गुस्से से घूर रहे थे। उनके ऐसे देखने और कहने के बाद भी अदीप ने उन्हें इग्नोर कर अयान को नहीं छोड़ा। अदीप के इस बर्ताव ने दादाजी के गुस्से पर आग में पेट्रोल का काम किया और उन्होंने इस बार अदीप के पास उसके बाजू को खींचकर अयान से अलग करते हुए बोले, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, वो इस घर का होने वाला दामाद है और घर के दामाद के साथ कैसे पेश आते हैं क्या अब ये भी हम तुम्हें बताएंगे? दादाजी की बात पूरी होने के बाद अदीप की पकड़ अयान की कलर से ढीली होने की वजह और ज्यादा कस गई। उसने अयान को झंझोड़ते हुए कहा, जब तक ये मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं देता तब तक तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। वही अदीप की बात सुनकर जहां सोमित जी हैरान थे, वही दादाजी कुछ सोचकर धीरे से मुस्कुराए, लेकिन जल्दी ही उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उन्होंने सोमित जी की ओर देखते हुए कहा, सोमित कहो अपने लाडले बेटे से कि अयान को छोड़ दे, वरना आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पाप की बात सुनकर सोमित जी शुरू से ही लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। उन्होंने अदीप के पास जाकर प्यार से कहा, बेटा छोड़ दो अयान को। अपने डैड की बात सुन अदीप ने अयान की कॉलर पर अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन छोड़ा अभी भी नहीं और अदीप की पकड़ ढीली होते ही अयान ने जल्दी से मौका देख अदीप के कान में कुछ कहा। उनकी बातें किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन अदीप के फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो अयान की बात से सहमत था। अयान के उससे दूर हटते ही अदीप ने उसकी कॉलर छोड़ उसे खुद से ठीक करते हुए कहा, गुड डिसीजन बोलकर वो अयान के साथ स्वकृति के रूम की ओर चला गया। उसके पीछे सोमित जी दादाजी के साथ चले गए और उनके जाते ही रविश दादाजी ने मुस्कुराकर खुद से कहा, उसके आते ही आपकी जिंदगी लौट आई बोलकर वो भी रूम के अंदर आ गए।
रूम में आते ही उनकी नज़र एक दूसरे के आमने सामने सोफा चेयर पर बैठे अदीब और दादाजी पर गई, जिनके हवा भाव और बैठने का तरीका एक जैसा ही था। वही बाकी सब की नज़र अपने पेरेंट्स के साथ सामने सोफे पर बैठे अयान पर थी। तभी अयान अपनी मॉम की ओर देख उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मॉम मैं जब अपने लास्ट ईयर में था तब मेरे कॉलेज की फर्स्ट ईयर की लड़की महिमा से मेरी दोस्ती हुई और धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगा। वही अयान की बातों में महिमा का जिक्र सुनकर माहिरा, रियांश और मान्या ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी एक बार फिर से अयान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए अपने और महिमा के बारे में सब बता दिया, और उसने अंबिका के साथ जो कुछ भी किया वो सब बताते हुए अयान ने एक बार फिर अपनी सफाई देते हुए कहा, अब मेरा महिमा से लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो उसके बाद उसे देखा भी नहीं है। यही वजह थी कि मैं स्वाकृति से शादी करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन आपके मेरे कमरे से नाराज होकर जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, और ये भी समझ आया कि आज नहीं तो कल मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। यही सोच मैंने अपने पास्ट को पीछे छोड़ आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, इसीलिए मैंने आपके रूम में आने से पहले ही स्वाकृति को अपने पास्ट के बारे में सब बता दिया, और सच्चाई जानने के बाद उसे मुझसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयान की बात खत्म होते ही दादाजी ने एक नज़र सभी को देखकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, बात जी भी हो शादी स्वाकृति की मर्जी से ही होगी। अगर स्वाकृति अयान से शादी के लिए तैयार है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं। उन्होंने अपनी बात खत्म ही की थी। तभी सीमा जी ने सोफे से उठते हुए कहा, तो क्या अब हम अयान और स्वाकृति की एंगेजमेंट करवा सकते हैं? उनकी बात पर वैदेही जी ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल, एंगेजमेंट अभी और इसी वक्त होगी। उनकी बात को पूरी करते हुए शिप्रा जी ने कहा, तो फिर शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर अपने पीछे खड़ी अंबिका और माहिरा को देखकर बोली, अंबिका, माहिरा और मान्या, तुम तीनों स्वाकृति को शुभी के रूम में लेकर जाओ। मैंने पहले ही तुम तीनों के लिए मेकअप आर्टिस्ट को वहां भेज दिया है। वही भोपाल एयरपोर्ट पर एक कैब आकर रुकी और उसमें से दिव्या अपने हाथ में हैंड बैग लिए बाहर आई। जब तक उसने कैब ड्राइवर को पेमेंट किया, तब तक कैब ड्राइवर उसका लगेज निकालकर उसे देने के बाद वो वहां से चला गया। उसके जाते ही दिव्या ने अपनी नम आंखों से एक नज़र सामने दिख रहे भोपाल शहर को देखकर खुद से बोली, तुम मुझे बहुत याद आओगे। मैं यहाँ बिताए अपने वो खूबसूरत पल कभी नहीं भूल सकती। अब ये तो दिव्या ही जानती थी कि वो ये बात किसी बोल रही थी। दिव्या ने अपना लगेज लिया और जैसे ही पलटकर अंदर जाने को हुई, तभी एक कार तेज आवाज के साथ वहां आकर रुकी। कार की आवाज सुन दिव्या ने सामने खड़ी उस ब्लैक मर्सिडीज बेंज को देखा। फिर कार की विंडो से अंदर बैठे शख्स को देखने की कोशिश की, लेकिन उसके शीशे काले होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दिव्या ने अपने मन में सोचा, छोड़ो भी कार में कौन है, उसे इससे क्या मतलब, उसे तो अंदर जाना था। उसकी फ्लाइट का टाइम भी हो चला था। यही सोचकर दिव्या मुड़ गई और जैसे ही उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया तभी कार के पीछे का डोर खुला और कार की पिछली सीट पर बैठे शख्स ने बाहर निकलकर एक हाथ से दिव्या का मुंह बंद कर दूसरे से उसकी कमर को पकड़ अपने साथ अंदर खींचकर कार का दरवाजा एक तेज आवाज से बंद किया, और वो कार जिस स्पीड से वहां आई थी उसी स्पीड से चली भी गई। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि दिव्या को समझ ही नहीं आया कि वो किडनैप हो चुकी है। सिंघानिया पैलेस। अंबिका स्वाकृति और माहिरा को शुभी के रूम में छोड़कर अंबिका अब खुद तैयार होने अपने रूम में आई और कबोर्ड से आज की पार्टी में पहनने को ड्रेस देखने लगी। तकरीबन 15 मिनट पूरा कबोर्ड छानने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो अंबिका ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना सिर पकड़ लिया। तभी किसी ने पीछे से आकर अपने हाथ अंबिका की कमर पर रख उसे पीछे खींच लिया। अचानक किसी के हाथों की ठंडक अपनी कमर पर महसूस कर अंबिका हड़बड़ा गई और जैसे ही पलटकर अपने पीछे खड़े इंसान को देखने की कोशिश की तभी अधीप अंबिका के शोल्डर पर अपने चिन को रख उसके कान
को चूम कर धीरे से फुसफुसाते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोला, रिलैक्स वाइफी, मैं हूँ। अदीप की आवाज से अंबिका के होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, लेकिन अदीप की गर्म सांसें अपने कानों पर महसूस कर अंबिका अंदर तक सिहरन उठी, जिससे अन्यास ही अंबिका ने अपनी आंखें मूंद ली। अंबिका की सिहरन महसूस कर अदीप के होंठ ऊपर की ओर उठ गए। अदीप अंबिका को उसके कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमाया तो उसकी नजर शर्म लाल हुए पहले उसके गाल और फिर आंखों पर गई, जिन्हें शायद अंबिका ने जानबूझकर बंद किया हुआ था। उसे अब तक खुद से ऐसे शर्माते देख अदीप की मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसने आगे बढ़कर अंबिका के फॉरहेड पर किस कर उसे देखने लगा, लेकिन अंबिका ने अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली। उल्टा अदीप के किस से वो ज्यादा लाल हो गई। उसे इस तरह एक नॉर्मल किस से ब्लश करते देख अब अदीप ने उसे अपने और करीब कर अपनी बाहों में समेटकर उसकी पलकों फिर गालों पर किस कर अपनी सेडक्टिव वॉइस में बोला, आई लव यू माई लव। अदीप का लव कन्फेशन सुन अंबिका ने अचानक से अपनी आंखें खोल अपनी गर्दन ऊपर कर अदीप को देखने लगी। वही अदीप जिसने अभी भी अंबिका को अपनी बाहों से आजाद नहीं किया था, उसे खुद के आई लव यू का जवाब दिए बिना खुद को ऐसे देखते देख अदीप ने अंबिका की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान, क्या तुम्हें मेरा आई लव यू बोलना अच्छा नहीं लगा? अदीप की बात पर अंबिका अपने होश में आई और उसने अपने दोनों हाथ अदीप की गर्दन में लपेटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लव यू टू हबी बोलकर अंबिका ने अदीप के होंठों पर अपने होंठ रख एक बार फिर अपनी आंख बंद कर उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगी। वहीं दूसरी तरफ वो ब्लैक मर्सिडीज बेंज सिंघानिया पैलेस के बाहर आकर रुकी और कार का पिछला दरवाजा खोलकर एक शख्स बाहर निकला और झुककर कार के अंदर से उसने अपने हाथ में दिव्या का हाथ पकड़कर अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, बाहर आओ। उसके इस तरह बोलने से दिव्या ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही, मुझे जाने दो। दिव्या का ऐसा बिहेवियर देख अब उस शख्स से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दिव्या का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचकर अपने कंधे पर उठा लिया, फिर उसे लेकर उसी दरवाजे की ओर बढ़ गया जहां से 1 घंटे पहले दिव्या निकल कर गई थी। उस शख्स के ऐसा करते ही दिव्या ने अपने छोटे हाथों के पंच उसकी पीठ पर बरसाते हुए कहा, राज तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दिव्या इसी तरह चिल्लाती रही, लेकिन राज को ना उसके मुक्कों से फर्क पड़ा और नहीं उसकी बातों से। उसने दिव्या को लाकर अपने रूम में बेड पर लगभग फेंकते हुए कहा, अब अगर तुमने इस रूम से बाहर निकलकर फिर से भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही बेड पर गिरने के बाद भी दिव्या को कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि बेड पर बिछा मैट्रेस सॉफ्ट मटेरियल से बना काफी हाई क्वालिटी का था। दिव्या ने उठकर राज पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? न मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो और न ही मुझे खुद से दूर जाने दे रहे हो। इतना कहते हुए अब दिव्या की आंखें भर आई और उसने अपने रुंधे हुए गले से कहा, एक तरफ अपने मॉम डैड की पसंद की लड़की से शादी कर रहे हो, दूसरी तरफ मुझे खुद के पास रखना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम तुमने कुछ घंटों पहले अधूरा छोड़ दिया था उसे पूरा करने तुम मुझे यहाँ लाए हो? राज दिव्या की बातों का मतलब अच्छे से समझ गया और उसने आगे बढ़ गुस्से से दिव्या की गर्दन पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डाल अपने दांत पिसते हुए एक एक शब्द चबाते हुए बोला, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें किस लिए यहाँ लाया हूँ? राज ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ ऐसे ही बनाए हुए फिर से बोला, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वही दिव्या ने उसे खुद से दूर करने के वजह अपनी घुटी हुई आवाज में बोली, और तुम्हें मतलब भी क्या हो सकता है मुझसे? एक तरफ तुम उस लड़की से शादी कर अपने मॉम डैड की नज़रों में अच्छे बनोगे, उसके साथ वाइफ भी मिलेगी, और दूसरी तरफ तुम मुझे भी अपनी दिव्या इतना ही बोल पाई थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ दिव्या का मुंह दूसरी ओर झुक गया। राज ने दिव्या को थप्पड़ मार दिया, जिससे दिव्या अपने गाल पर हाथ रख तेज तेज रोने लगी। वही राज अपनी जलती आंखों से अभी भी दिव्या को ही घूर रहा था। तभी राज ने अपना हाथ बढ़ाकर दिव्या का मुंह पकड़कर अपने सामने कर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, आज जो तुमने कहा वो अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से सुना तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या करूंगा बोलकर राज ने दिव्या का मुंह झटक दिया। फिर कोबोर्ड के पास उसमें से एक साड़ी निकाल दिव्या के सामने पटकत कर अपनी गुस्से वाली आवाज में कहा, 15 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, आज तुम मेरे साथ ही पार्टी में जाओगी। राज की कही आखिरी लाइन सुनकर दिव्या ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा और ये सुनकर ही उसके बेचैन दिल को चैन मिला, लेकिन उसने अपने फेस पर ये दिखाया नहीं और कुछ देर रुक कर वो साड़ी उठा वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ
मार्वी अपनी फैमिली के साथ सिंघानिया पैलेस पहुंच चुकी थी और अंदर आते ही उसने एक संस्कारी बहू की तरह सबसे पहले राज के मॉम डैड के पैर छुए और उसके ऐसा करने पर राज की मॉम ने उसे उसके कंधे से पकड़कर उठाते हुए कहा, जीती रहो। कुछ देर मार्वी से बातें करने के बाद राज की मॉम मार्वी की मॉम और मासी से बातें करने लगी और मार्वी अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। तभी एक लड़की ने चुपके आ उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, लगता है किसी को ढूंढ रही हो। अचानक किसी की आवाज सुन मार्वी चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने उसकी बहन खड़ी हुई थी। मार्वी ने उसे देख धीरे से कहा, नैना ऐसे कौन डरता है। वही मार्वी की बात सुनकर नैना अपने दांत दिखाते हुए मार्वी की चुटकी लेते हुए कहा, दी आप ऐसे क्यों डर रही है, जैसे आपको जीजू के लिए इतना बेसब्र होकर इंतजार करते हुए मैंने नहीं मॉम या मस्सी ने पकड़ लिया हो। अपनी बात कहकर नैना मुस्कुराते हुए मार्वी को देख अपनी आईब्रो ऊपर मटकाते हुए बोली, बोलो बोलो हमसे क्या शर्माना। नैना को ऐसा करते देख मार्वी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ की डेकोरेशन देख रही थी। जिसने भी की है कमाल की है। मार्वी अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए कुछ भी बोले जा रही थी। वही नैना उसकी बेतुकी बातें सुन उस पर हंसते हुए, दी आप कुछ भी मत बोलिए, मुझे पता है आप मेरे हैंडसम जीजू को ही ढूंढ रही थी। वैसे क्या सच में जीजू किसी फिल्म के हीरो जितने हैंडसम है। नैना की बातों से मार्वी को शर्म आ रही थी। वही नैना तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तक गार्डन में अच्छी खासी भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि वहां इस वक्त सबकी फैमिली और कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी मौजूद थे। तभी सारांश, जो अपने फोन पर बात करते हुए पैलेस से बाहर निकल रहा था, वो किसी से टकरा गया। रायचंद मेंशन में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस सन्नाटे को चिरती हुई एक कार तेजी से मेंशन के मेन एंट्रेंस पर आकर रुकी और उसमें से महिमा बहुत तेजी के साथ निकलकर मेंशन के अंदर हॉल में आई, जहां इस समय पीले रंग की हल्की रोशनी थी, जिस पर बिना ध्यान दिए महिमा सीढ़ियों से सीधा ऊपर मिस्टर वेद रायचंद के रूम के बाहर आ। जैसे ही डोर खोलने को हुई तभी उसके पीछे से मिस्टर रायचंद के मैनेजर ने उसे रोकते हुए कहा, महिमा तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो। उस आवाज को सुन महिमा ने पीछे मुड़कर मैनेजर की ओर देख कर बोली, मुझे अंकल से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैनेजर ने महिमा की बात को बीच में काटते हुए कहा, सर की कंडीशन इस समय ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कर सके। मैनेजर की बात सुन महिमा ने निराश होकर कहा, मुझे अंकल से बहुत अर्जेंट बात करनी थी। महिमा की बात सुन अब मैनेजर ने उसे ध्यान से देखते हुए कुछ देर रुककर कहा, अगर इतना ही अर्जेंट है तो तुम मुझे बता सकती हो। सुबह जब सर नींद से जागेंगे तब मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। मैनेजर की बात सुनने और समझने के बाद महिमा ने अपना सिर हिला मना करते हुए बोली, नहीं अंकल, कल अंकल के जब उठ जाए तब आप मुझे बस एक एमएसजी कर देना, मैं खुद अंकल से बात करूंगी। मैनेजर ने अपना सिर हिलाकर ठीक है कहा और महिमा जैसे आई थी वैसे ही वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ सिन्हा हाउस में महिमा के जाते ही उसके डैड ने अपना फोन उठा कॉन्टैक्ट लिस्ट में से एक नंबर निकाल उस पर कॉल लगा दिया और 2 से 3 रिंग में ही उधर से कॉल आंसर हुआ। कॉल उठाते ही उधर से किसी ने गुस्से से मिस्टर सिन्हा पर भड़कते हुए कहा, अब क्या हुआ सिन्हा, किस लिए तुमने मुझे कॉल किया। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें फोन करूंगा। मेरे मना करने के बाद भी तुम्हारी ये जरूरत कि तुमने मुझे कॉल किया। उधर से आती गुस्से भरी आवाज सुन सिन्हा के शब्द उसके मुंह से निकालना ही भूल गए। डर से उनका गला सूखने लगा कि तभी सामने वाले शख्स ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अब बोलोगे भी या अपनी जान देकर ही बताओगे। फोन पर बात कर रहे शख्स का गुस्सा देख मिस्टर सिन्हा ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, बॉस। वो मिस्टर सिन्हा को इतना अटकते सुन वो शख्स गुस्से से फटते हुए बोला, क्या तुम्हारी जुबान को लकवा मार गया है या वो अब तुम्हारे मुंह में रहना नहीं चाहती। अब मिस्टर सिन्हा ने देर न करते हुए जल्दी से अपनी बात रखते हुए कहा, बॉस रोनी और देवंश। उन्होंने इतना ही कहा था कि सामने वाले शख्स का गुस्सा एकदम से फुर्र हो गया और अब उसकी जगह एक डर था। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ रोनी और देवंश को। मिस्टर सिन्हा ने जल्दी से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, रोनी और देवंश एक कार एक्सीडेंट में। इतना कहकर वो चुप हो गए क्योंकि सामने से उन्हें आवाज आना बंद हो गई थी। मिस्टर सिन्हा ने 3 से 4 बार हेलो हेलो किया लेकिन कोई नहीं बोला। तभी उन्हें फोन पर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मिस्टर सिन्हा वो आवाज सुनकर घबरा गए
तभी उन्हें फोन पर उसी आवाज से मिलती जुलती पर गुस्सा उससे भी खतरनाक आवाज आई, हेलो, जिसे सुन मिस्टर सिन्हा अंदर तक कांप गए। लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने कुछ टूटे हुए शब्दों में कहा, एच हिल हेलो। मिस्टर सिन्हा के हेलो बोलते ही उधर से गुस्से से भरी आवाज आई, सिन्हा क्या बोल दिया तुमने डैड को कि वो बेहोश हो गए? और तुमने उन्हें फोन किया क्या? रोनी और देवंश ठीक है? ये सुनते ही सिन्हा ने जल्दी से कहा, कुछ ठीक नहीं है। यहाँ साकेत सर, रोनी और देवंश को किसी ने मार दिया है। मिस्टर सिन्हा की बात सुन साकेत ने अपने दांत पिसते हुए कहा, क्या बक रहे हो सिन्हा? अगर ये मजाक है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मजाक किसी कहते हैं। साकेत की बात सुन मिस्टर सिन्हा बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा साकेत सर। ये बोल उन्होंने साकेत को सब बता दिया और मिस्टर सिन्हा की पूरी बात सुनने के बाद साकेत ने बस 6 शब्दों में अपनी बात खत्म की, मैं आ रहा हूँ कल भोपाल बोलकर उसने फोन रख दिया। वही सिंघानिया पैलेस में सभी गार्डन में आ चुके थे कि तभी रियांश ने स्टेज पर आ सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज की ये पार्टी किस खुशी में ऑर्गेनाइज की जा रही है, और जिसे नहीं पता उसे मैं खुद बता देता हूं कि आज से ठीक 3 दिन बाद मेरे साथ मेरे 3 और दोस्तों की भी शादी होने जा रही है। तो सोचा आज थोड़ी खुशी मना लेते हैं। रियांश के इस छोटे से जोक को समझ वहां मौजूद मैंस जोर से ठहाका लगा हंस दिए और सभी गर्ल्स के साथ लेडीज का भी मुंह बन गया। ये देख रियांश ने बात बदल संभालते हुए कहा, लेकिन इस खुशी के मौके पर भी पता नहीं क्यों मुझे यहाँ की डेकोरेशन में वो बात नहीं लग रही। पता नहीं ऐसा क्यों है लेडीज, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है या मेरी ही आंखें खराब है? रियांश की आखिरी बात सुन सभी लेडीज के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। और आती भी क्यों न, रियांश इतना गुड लुकिंग जो था और उसके गुड लुक्स पर लड़कियां तो क्या वहां खड़ी कुछ औरतें भी मरमिटी थी। लेकिन ये याद कर कि 3 दिन बाद उसकी शादी है तो लड़कियों के साथ आंटियों का भी दिल टूट गया। वही जिन्हें रियांश की होने वाली वाइफ के बारे में पता था वो सभी अब माहिरा को देख उससे जलेस हो मन ही मन उसे कोसने लगी। कुछ देर बाद रियांश ने अमन, राज और अयान को रिंग सेरेमनी के लिए स्टेज पर आने का बोल खुद आकर माहिरा के बगल में खड़े हो गया। अंबिका की सेक्रेटरी मिस्टी अपने एक हाथ से अपना कान पकड़कर गार्डन में इधर से उधर ऐसे घूम रही थी जैसे उसकी कोई कीमती चीज खो गई हो। तभी वो अचानक किसी से टकरा गई और उसका सिर जोर जा सामने से आ रहे इंसान के सीने पर जा लगा। मिस्टी अपना सिर पकड़कर सहलाते हुए जोर से चिल्लाई, आउच लग गई। ये बोल उसने गुस्से से अपना सिर उठा सामने वाले इंसान को देखा और उसे देखते ही जैसे मिस्टी का गुस्सा कहाँ गायब हुआ उसे पता भी नहीं चला और उसने हड़बड़ाकर अपना सिर नीचे झुकाकर मासूमियत से कहा, सॉरी वो गलती से मैं टकरा गई। वही उसके सामने खड़ा सारांश बस उसे देख रहा था। कुछ देर बाद सारांश ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए वहां से आगे बढ़ गया और उसे बिना कुछ कह जाते देख मिस्टी की गले में अटकी हुई जान वापस लौट आई और अब वो भी अंदर चली गई। और सारांश ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए एक बार दरवाजे की ओर जाती हुई मिस्टी को देखा और उसके फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्दी ही चली भी गई और उसने जल्दी से कार आगे बढ़ा दी। वही रियांश के स्टेज से नीचे आने के बाद भी जब कुछ देर बाद बाकी सबको छोड़ अमन और अयान स्टेज पर आए तो वैदेही जी ने सभी लेडीज की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ बच्चे अभी तक आए क्यों नहीं? ये बोल उन्होंने रियांश से राज को, माहिरा से स्वकीर्ति और शुभी को लाने के लिए बोला ही था कि तभी पैलेस के एंट्रेंस से अंबिका, शुभी की साइड वही अधीप स्वकीर्ति का एक हाथ अपने हाथ में लिए उधर ही आ रहे थे। स्वकीर्ति को अधीप के साथ आते देख वहां मौजूद सभी लोगों की नजर उन दोनों पर ही थी। लाइट कॉफी कलर के लहंगे के साथ मैच चूड़ियां और डायमंड नेकलेस हल्के टचअप में आज स्वकीर्ति किसी आसमान से उतरी हुई परी जैसी लग रही। ऊपर से उसकी होंठों की वो प्यारी सी मुस्कुराहट अधीप को अपने पास देख जैसे उसके होठों से चिपक ही गई थी। वही शुभी भी आज लाइट पिंक लहंगे में कहर ढा रही थी। ऊपर से उसने आज एक नोज पिन भी कैरी की और उसका फेस लुक ही बदल गया। वही मावी भी ऑफ वाइट लहंगे में उन दोनों को टक्कर दे रही थी, लेकिन माहिरा उसने एक पीच कलर की सिंपल मगर ब्रांडेड साड़ी कैरी की हुई थी। कुल मिलाकर आज हमारी चारों ब्राइड बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस पार्टी में कोई ऐसा भी था जो अपनी खूबसूरती से उन चारों को ही मात दे रही थी। वो और कोई नहीं हमारी अंबिका ही थी, जिसने आज लवी की ड्रेस से मैच करती हुई लाइट पर्पल साड़ी। अकेले क्या कर रही हो?
कैरी की हुई थी और उसी के पीछे खड़ी दिव्या ने लाइट ब्लू कलर की प्लेन साड़ी पहनी थी जो राज ने ही उसके लिए लाया था। उसने आज पहली बार साड़ी पहनी थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे के उदासी भी उसकी खूबसूरती छुपा न सकी। वो तो बस राज जो अभी अभी स्टेज पर जाकर खड़े हुआ था को ही एक टक देखे जा रही थी। तभी वैदेही जी शिप्रा जी के साथ स्वकीर्ति के पास अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाकर उसकी बलाए लेते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर न लगे। ये बोल उन्होंने स्वकीर्ति के माथे को चूम कर अदीप को देखा जो मुस्कुरा कर बस स्वकीर्ति को ही देख रहा था। तभी वैदेही जी ने उसे स्वकीर्ति को वहां से ले जाने का इशारा किया और उसने स्वकीर्ति को स्टेज के पास ले जाकर उसका हाथ में छोड़ दिया। वही मार्वी को राज के साथ देख दिव्या की आंखों में एक बार फिर नमी आ गई। वही स्टेज पर खड़ी मार्वी ने भी एक बार नजरें उठाकर राज को देखा जो उसे ही देख रहा था। राज की नजर खुद पर देख मार्वी ने घबराकर जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। तभी माहिरा, अंबिका और मान्या के साथ स्टेज पर आई। उन तीनों के हाथों में 3 अलग अलग थालियां थी जिनके अंदर रोज पेटल्स डालकर उनके ऊपर जोड़ों में रिंग्स रखी हुई थी। मान्या अयान और स्वकीर्ति के साइड में खड़ी हो गई। वही माहिरा राज और मार्वी के पास तो अंबिका अमन और शुभी के पास गई। इन सब में राज की नजर फिर एक बार मार्वी पर गई तो वो उसे कुछ परेशान सी लगने लगी। उसे ऐसे देख राज ने उससे नजर हटाकर आप सामने देखा तो वहां पर अब दिव्या नहीं थी। उसे वहां न देख राज को अब चिंता होने लगी कि कहीं दिव्या फिर से तो उसे छोड़कर नहीं चली गई। ये ख्याल आते ही उसने दिव्या को ढूंढने के लिए इधर उधर नजर घुमाई तो उसकी नजरें अमन से जा टकराई जो उससे कुछ दूर खड़े हो उसे ही देख रहा था। राज को परेशान देख अमन ने आंखों से इशारा कर पूछा, क्या हुआ? राज ने अपनी पलकें झपका धीरे से नहीं में सिर हिलाया। वही कार्तिक जो आर्य और लवी के साथ अदीप से थोड़ी दूरी पर खड़े हो उनका ध्यान रख रहा था, पर उसके उलट वो अपनी ही अलग दुनिया में खोया हुआ स्टेज पर खड़े मुस्कुराकर स्वकीर्ति से बात कर रही मान्या को देखने में बिजी था। वही उस पार्टी में मौजूद किसी और की भी नजर इस समय मान्या पर ही थी कि तभी एक लड़का जल्दी से भागकर स्टेज पर आया और उसने आगे बढ़ अचानक मार्वी का हाथ पकड़ अपनी और खिंचा जिससे मार्वी खुद को संभाल पाती कि उस लड़के के सीने से जा लगी और उस लड़के ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया और वही ये सब देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि तभी राज ने आगे बढ़ उस लड़के के कंधे पर हाथ रख बोला, ब्रो कंट्रोल योरसेल्फ, सबकी नजर इस समय तुम दोनों पर ही है। वही दिव्या अपने आंखों में आई नमी को साफ करते करते अब थक गई। उसने उन्हें को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके आंसू इतने ढीठ थे कि उसके ना चाहते हुए भी बार बार उसकी आंखों में आ ही जाते। इसीलिए दिव्या वहां से दूर हटे कोने में आ गई जहां उसे कोई देख न सके। लेकिन वहां भी पार्टी में आई लेडीज का एक ग्रुप उससे कुछ दूरी बना खड़े हो बातें करने लगी। ये देख दिव्या ने अपने रूम में जाना ही ठीक समझा और हॉल में आई ही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, तुम यहाँ पैलेस में अकेले क्या कर रही हो? राज ने तेज से ये बात गार्डन में अपनी नजरें इधर से उधर घुमाते हुए कही थी। मार्वी को तेज को मिलाने के बाद राज जल्दी से स्टेज को छोड़ नीचे आया और पूरे गार्डन में परेशान हो इधर से उधर घूमकर दिव्या को ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसे परेशान होते देख अमन और अयान ने एक दूसरे को देखा। वो दोनों आना चाहते थे राज के पास लेकिन शुभी और स्वकीर्ति को इस तरह अकेले स्टेज पर छोड़ना उन्हें ठीक नहीं लगा और उन दोनों ने ही अपना अपना फोन निकाल एक MSG सेंड किया ही था कि गार्डन के दूसरी और किसी काम से आए रियांश और अभिषेक दोनों का फोन में 2 से 3 सेकंड के अंतर में नोटिफिकेशन की आवाज आई जिसे सुन दोनों ने अपना फोन निकलकर चेक किया तो अभिषेक को अमन का और रियांश को अयान के ने MSG किया था कि वो जल्द से जल्द गार्डन में आए। ये पढ़ उन्होंने एक दूसरे को देखा और जल्दी से गार्डन में आए। दोनों ने स्टेज पर देखकर इशारे से पूछा, क्या हुआ? उनके इशारे को समझ अयान और अमन ने राज की ओर इशारा किया जो काफी परेशान था। उसे ऐसे देख रियांश जल्दी से आगे बढ़ गया। वही अभिषेक की नजर जब राज पर गई तो उसे देख उसका गुस्सा फिर से भड़क गया कि अभिषेक को राज का दिव्या को इस तरह चीट कर किसी और से शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसने शुरू से ही दिव्या को अपनी सगी बहन ही माना था और आज उसकी बहन राज की वजह से बहुत हर्ट हुई थी। ये सोच अभिषेक ने राज के पास जाकर उसे उसके कॉलर से पकड़कर कहा, अब ये कौन सा नया ड्रामा है तेरा? वो तीनों पार्टी में आए गेस्ट से थोड़ा दूरी पर थे जहां इस समय किसी की नजर उन पर नहीं थी लेकिन स्टेज पर खड़े सभी को वो तीनों आराम से दिखाई दे रहे थे और अभिषेक को इस
तरह राज का कॉलर पकड़ते देख वे सभी घबरा गए, लेकिन उनमें से कोई भी इस समय उनके पास नहीं जा सकता तब, क्योंकि मार्वी का किसी और के गले लगना और राज का वहां से जाना वहां मौजूद लोगों में कानाफूसी का कारण बन चुका था। वैसे सिंघानियाज का नाम ही काफी था लोगों को डर से कांपने के लिए, फिर भी यहाँ बात लड़कों की नहीं लड़कियों की थी। ऐसे में उनमें से किसी एक का भी जाना उनकी पीठ पीछे की गई बातों को मुंह पर बोलने का इन्विटेशन था, और इससे पहले कि कोई कुछ बोलता तभी किसी की कड़क आवाज ने उन तीनों का ध्यान अपनी ओर किया। दूसरी तरफ पैलेस के अंदर उस आवाज को सुन दिव्या अपनी जगह पर जैसे जम ही गई। कुछ देर तक भी जब दिव्या ने कुछ नहीं बोला तो उसके पीछे खड़ी लेडी ने दोबारा कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? उस आवाज से दिव्या ने जल्दी से अपनी आंसू साफ कर खुद को नॉर्मल कर पीछे घूमकर अपने सामने देख हैरान रह गई। दिव्या ने एक नजर राज की मॉम से साथ खड़ी अपनी मॉम और भाभी यानी माया को वहां एक साथ देख अटकते हुए धीरे से कहा, मॉम आप यहाँ? दिव्या के ऐसे बोलने से राज की मॉम ने एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देख कर बोला, हम तीनों तो यहाँ किसी काम से आए थे, लेकिन तुम बाहर हो रही पार्टी छोड़कर यहाँ घर में अकेले क्या कर रही हो? उनकी बात का कुछ देर सोचकर दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, वो आंटी मैं तो बस यहाँ पानी पीने आई थी। दिव्या का पानी वाला बहाना राज की मॉम को हजम नहीं हुआ, क्योंकि पानी और ड्रिंक्स तो ऑलरेडी वेट पार्टी में सभी को सर्व कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ बोलना सही नहीं समझा और दिव्या की ओर देखकर कहा, पी लिया पानी, अब बाहर चले घर में, ऐसे तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है, वो भी तब जब बाहर पार्टी हो रही है। अपनी बात बोल। उन्होंने दिव्या को अपने से आगे चलने का इशारा किया और दिव्या उनकी बात मान चुपचाप आगे चलने लगी। वहीं बाहर सभी ने मुड़कर उस आवाज की ओर देखा जहां अदीप सामने से चलकर उन तीनों के पास आया और अपने दांत पिसते हुए गुस्से से अभिषेक को राज से अलग कर बोला, क्या कर रहे हो तुम? कुछ तो शर्म करो, दिखाई नहीं देता यहाँ अभी पार्टी चल रही है और कितने सारे गेस्ट भी मौजूद है, फिर भी एक दूसरे से भीड़ रहे हो? अपना नहीं तो कम से कम शुभी और स्वकीर्ति का ही ख्याल कर लिया होता। ये बात अदीप ने दोनों को अलग करते हुए कही थी। अदीप के कहने पर अभिषेक ने राज को छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल अदीप ने जो हाथ उन दोनों को अलग करने के लिए उनके सीने पर रखा हुआ था, राज ने अभिषेक से अलग हो अदीप का वो हाथ खुद के चेस्ट से हटाकर झटक कर कहा, ये बात तू दूर से भी बोल सकता था, मुझे छूने की जरूरत नहीं थी तुझे। राज के इस तरह भड़कने से अदीप से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर कहा, अपनी हद में रह, मैंने तुझे इसलिए छुआ कि क्योंकि मैं अपनी बहन की खुशियों में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुझे छूने का। वही अब राज और अदीप को उलझना देख रियांश ने जल्दी से आगे बढ़कर बात संभालने की कोशिश करते हुए अदीप को पकड़ लिया, लेकिन ये क्या? अदीप ने गुस्से में रियांश को खुद से ऐसे अलग किया जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। अदीप शुरू से ही काफी स्ट्रांग रहा था दिखने में, रियांश की हाइट भी अदीप जितनी ही थी और जिम में उसने भी काफी अच्छी मसल्स बनाए थे, लेकिन वो अदीप के सामने हमेशा से ही कमजोर रहा है। लेकिन इससे पहले कि अदीप राज को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता तभी रियांश ने जल्दी से हरकत में आ अदीप के सामने खड़े हो किसी छोटे बच्चे की तरह उसके सीने से लिपट कर बोला, भाई आई मिस यू सो मच। जहां रियांश के ऐसा करने से अदीप शॉकर था, वही स्टेज पर खड़े सभी रियांश की इस हरकत को देख मुस्कुरा दिए। वही अदीप जो अभी भी रियांश को देख अपनी सोच में था, वो रियांश के हाथ अपनी पीठ पर महसूस कर शॉकर से बाहर आ हल्के से मुस्कुरा कर कस के रियांश को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सीने से लगा लिया। स्टेज पर खड़े सभी को मुस्कुराते देख कीर्ति जी ने अंबिका पर अपनी नजरें टिका दी। कुछ देर इंतजार के बाद जब अंबिका की नजरें स्टेज से कुछ दूर बैठी कीर्ति जी पर गई तो उन्होंने जल्दी से अंबिका को ऐसे इशारा किया जैसे पूछा हो, तुम सबने ऐसा भी क्या देख लिया जो ऐसे मुस्कुरा रहे हो? कीर्ति जी का इशारा समझ अंबिका ने बिना कुछ बोले उसी तरह मुस्कुराकर एक कोने की तरफ इशारा किया। जब कीर्ति जी की नजर उस कोने में एक दूसरे को हग किए अदीप और रियांश पर गई तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वही राज रियांश के इतनी जल्दी एक दिन में पार्टी बदल लेने से बस सिर हिलाकर वहां से पैलेस के अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे पैलेस के एंट्रेंस से दिव्या अपनी और उसकी मॉम के साथ आते हुए दिखाई दी। उसे अंदर से आते देख राज के दिल को जैसे सुकून मिला। उसे तो एक पल के लिए लगा कि कहीं दिव्या उसे
फिर से छोड़कर तो नहीं चली गई, और अगर ऐसा हुआ होता तो राज दिव्या के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता था। अपनी सोच से आहारा उसने एक ठंडी सांस खिंच दिव्या की और अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अभिषेक ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर रोक दिया और खुद दिव्या के पास जा उसे डांटते हुए पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था। इतना कहकर अभिषेक ने एक नज़र राज को देखा जो अपनी खजाने वाली नज़रों से उसे ही घूर रहा था। राज के इस तरह घूरने से अभिषेक हड़बड़ा गया। उसने अपनी नजरें वापस दिव्या की ओर घुमाते हुए कहा, अब चलो यहाँ से। ये कह दिव्या का हाथ पकड़ वो अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दिव्या अपनी जगह से 1 इंच हिली भी नहीं। ये महसूस कर अभिषेक ने मुड़कर दिव्या को देखा जिसका हाथ राज की मॉम ने पकड़ रखा था। असल में राज की मॉम थोड़ी हेल्थी थी जिस वजह से वो दिव्या को अभिषेक के साथ जाने से रोकने में कामयाब हो गई थी। राज की मॉम के हाथ में दिव्या का हाथ देख जैसे ही अभिषेक ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी राज की मॉम ने अपनी तेज आवाज में अभिषेक को देखकर कहा, तुम मेरी होने वाली बहू को ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो? राज की मॉम की बात सुन रियांश और अदीप एक दूसरे से अलग हो उनके पास आ गए और अभिषेक जो पहले ही राज की हरकतों से गुस्से में था उसने राज की मॉम को देख तंज भरे लहजे में कहा, होने वाली बहू और वो भी आपकी? क्या आप ये भूल रही है कि अभी कुछ देर पहले रियांश ने अमन और अयान के साथ साथ आपके बेटा की एंगेजमेंट की भी अनाउंसमेंट की थी, वो भी मार्वी के साथ। अगर दिव्या आपकी होने वाली बहू है तो फिर स्टेज पर खड़ी वो लड़की राज के साथ क्या कर रही थी? क्या मेरे इस सवाल का जवाब है आपके पास। अभिषेक की कही बात वहां मौजूद रियांश अदीप के साथ दिव्या को भी सही लगी, जिससे जवाब की उम्मीद में वो चारों राज की मॉम को देखने लगे, लेकिन वो चुप थी। उन्हें कुछ न बोलते देख अभिषेक दिव्या का हाथ राज की मॉम के हाथ से अलग करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा ही था कि तभी दिव्या की मॉम ने जल्दी से आगे आ अभिषेक को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, अभी इन्होंने जो कहा वो सब सच है। राज की एंगेजमेंट दिव्या से ही होगी और ये फैसला मैंने तुम्हारे अंकल की सहमति से ही लिया है। अपनी आंटी की ऐसी बातें सुन अभिषेक को उन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्यों किया? और ये सब करने से पहले आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला, हाँ, आखिर आप मुझे क्यों कुछ बताने लगे? मैं आपका अपना बेटा थोड़ी न हूँ और न ही दिव्या का अपना भाई। अभिषेक की बातें और आंखों में नमी दिव्या की मॉम को किसी तीर की तरह चुभ रही थी। वो अभिषेक से कुछ कहना चाहती थी लेकिन अभिषेक का गुस्सा देख चुप ही रही, लेकिन उनके साथ में खड़ी माया से उनके आंखों में आए आंसू चुप न सके और उसने उन्हें जल्दी से गले लगा लिया। वही अपनी बात खत्म कर अभिषेक ने दिव्या का हाथ छोड़ मुड़कर वहां जाना चाहा कि तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे वहां से जाने से रोकते हुए अपनी भारी में कहा, आज ये बात कही है, दोबारा अगर तुमने ऐसा कुछ भी बोला या सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस आवाज को पहचान अभिषेक ने अपना सिर ऊपर घुमा कर देखा जहां इस समय दिव्या के डैड राज के डैड के साथ खड़े हुए थे। अभिषेक को ऐसे देख इस बार राज के डैड ने आगे बढ़कर कहा, कैसी बातें करते हो? तुम हमेशा दिव्या के भाई थे और रहोगे। तुम्हें पूरा हक है ये जानने का कि उसकी शादी किससे हो रही है, पर अभी के लिए बस ये जान लो कि राज ने कभी भी मार्वी से एंगेजमेंट के लिए हाँ की ही नहीं थी। बाकी का हम तुम्हें सब बताएंगे, लेकिन अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ एंगेजमेंट सिर्फ राज और दिव्या की नहीं, 2 और लोगों की भी है, तो हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। वही दिव्या के मन में तो ये सुनकर ही लड्डू फूट रहे थे कि राज की एंगेजमेंट मार्वी से नहीं बल्कि उससे हो रही है। ये सोचकर दिव्या शर्म से लाल हो गई और उसकी नजर राज पर गई जो उसे ही देख रहा था। दिव्या को अपनी ओर देखते पाकर राज ने मुस्कुराकर अपनी एक आई ब्लिंक कर दी, जिससे दिव्या हड़बड़ा गई और अपनी नजरें राज से हटा इधर उधर देखने लगी, लेकिन शर्म की वजह से उसका चेहरा अभी भी लाल था। राज के डैड और अपने अंकल की बात से अभिषेक सहमत था, क्योंकि पिछले 3 दिनों से दिव्या की हालत देख वो अब अच्छे से समझ चुका था कि चाहे वो राज से कितना भी नाराज क्यों न हो, लेकिन दिव्या राज को बहुत चाहती थी और वो उसके बिना जी नहीं पाएगी। यही सब सोचकर उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी हाँ सुनकर माया, राज और दिव्या की मॉम डैड के फेस पर भी स्माइल आ गई। सबके सहमत देख राज के डैड ने राज को स्टेज पर जाने को कहा। वही दिव्या की मॉम ने माया के कान में कुछ कहा और माया हाँ बोलकर दिव्या की और उसे ऐसे ही स्टेज पर लेकर जाने के लिए आगे बढ़ गई, क्योंकि राज
ने पहले ही दिव्या को साड़ी पहनाकर बाहर लाया था। माया दिव्या को स्टेज के पास छोड़ बाकी सब के साथ वहां लगे सोफों पर बैठ गई। वही अदीप और रियांश दोनों साथ ही खड़े थे कि तभी लवी भाग कर अदीप के पैरों से लिपट कर कहा, डैडा। लवी की प्यारी सी आवाज सुन अदीप ने मुस्कुराकर लवी को अपनी गोद में उठाकर उसके फुले गाल पर किस करके बोला, मेरा बच्चा। वही राज और दिव्या को स्टेज पर आया देख मान्या ने रिंग की थाल अयान और स्वकीर्ति के सामने की और कुछ सोच स्वकीर्ति ने एक बॉक्स से रिंग निकाली। तभी अयान ने उसके बिना कुछ कहे अपना हाथ ऊपर उठा स्वकीर्ति की ओर बढ़ा दिया। उसके ऐसा करते ही रियांश, रुद्र, अगस्त्य, महक, कार्तिक, गौरव, मिस्टी और विवेक जोर जोर से हाटिंग हो करके चिल्लाने लगे। उन सब को ऐसा करते देखा लवी कहाँ पीछे रहने वाली थी और वो भी खुश हो हाटिंग ओ करने लगी। उसे ऐसा करते देख अदीप की स्माइल गहरी हो गई। तभी स्वकीर्ति ने अयान का हाथ पकड़कर उसमें रिंग पहना दी और वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये देख मान्या ने अब थाल अयान की ओर बढ़ाई तो अयान रिंग निकाल ली और मान्या वहां से नीचे आ गई। उसके जाते ही अयान अपने घुटनों के बल बैठ गया और इसके साथ ही सभी ने मिलकर एक बार फिर हाटिंग की। हाटिंग सुन अयान हल्का सा मुस्कुराया और स्वकीर्ति का हाथ पकड़कर उसमें रिंग पहनाकर उसका हाथ चूम लिया। अयान का ये रोमांटिक अंदाज देख जहां स्वकीर्ति के गाल शर्म से लाल हो गए, वही कार्तिक ने सीटी मारी और उसके साथ सभी ने इस बार तेज हाटिंग के साथ तालियों की आवाज भी तेज थी। अयान के स्वकीर्ति को रिंग पहनाने के बाद अब अमन और शुभी की बारी थी। अंबिका ने रिंग की थाल आगे की और शुभी ने रिंग उठाई। तभी अमन ने अपना हाथ आगे किया और शुभी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रिंग पहनने की जगह खुद का बैलेंस बना घुटनों के बल स्टेज पर बैठ गई। शुभी को घुटनों पर देख जहां एक तरफ सब ने तेज चिल्लाते हुए हाटिंग की, वही अमन जितना हैरान था उतना खुश भी हुआ, क्योंकि जब भी अमन उससे मिलने उसके रूम में जा उसे किस भी करता तो शुभी उससे बहुत शर्माती थी। लेकिन आज वो यहाँ मौजूद लोगों के सामने अपनी सारी शर्म छोड़ खुद अमन के सामने थी। वो क्या करने वाली थी अमन ये भी नहीं जानता था, लेकिन शुभी को इस तरह देख उसे गूज़बम्स आ रहे थे। तभी शुभी ने रिंग अपने दोनों हाथों में पकड़कर अमन के सामने कर अपनी नजरें नीचे झुकाकर कहा, अमन मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। ये कहकर शुभी ने अपना सिर ऊपर कर अमन की ओर देखा जो उसे एक्साइटेड होकर ऐसे देख रहा था जैसे वो कह रहा हो कि हाँ मेरी जान मैं सुन रहा हूँ। अमन के दिल का हाल समझ शुभी ने ज्यादा देर न कर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आज से 8 मंथ पहले आपने जब मुझे प्रपोज कर मुझसे कहा था कि आप अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ जीना चाहते हैं, तो क्या मेरी हाँ है? लेकिन मैंने उस वक्त आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था, पर आज कह रही हूँ कि हाँ मैं अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहती हूँ, आपके हर सुख हर दुख में साथ रहना चाहती हूँ। तो क्या आज आप तैयार है? अपनी बात पूरी करते हुए शुभी की आंखें नमी तेर गई, जिसे छुपाते हुए उसने अपना सिर नीचे किया। वही अमन का भी कुछ यही हाल था कि तभी वहां खड़े उनके सभी दोस्तों एक्साइटेड हो जोर जोर से चिल्लाने लगे से यस कम ऑन अमन, हाँ बोल दो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अमन ने एक नज़र उन सभी को देखा कि तभी अमन के डैड ने खड़े होकर थोड़ा तेज आवाज में कहा, खुद ते लड़की वालों के सामने मेरी नाक न कटवा देना, चक के ले आ कुड़ीनू। अमन के डैड की बात सुन इस बार कार्तिक के साथ रियांश ने भी सीटी बजाते हुए कहा, ये हुई न मर्दों वाली बात, आप ग्रेट हो अंकल जी। इसी के साथ ही अमन ने शुभी का हाथ पकड़ उसे झटके से खिंचकर उठा अपने सीने से लगा कर बोला, डैड मैं तो कब से तैयार था इसे उठाने के लिए, लेकिन ये ही चुप थी। ये बोल अमन ने कसकर शुभी को अपनी बाहों में भर लिया। तभी अंबिका ने अमन को देखकर कहा, ऐसे कैसे उठा कर ले जाओगे? पहले वो काम तो पूरा करो जिसके लिए स्टेज पर आए थे। अंबिका की बात पर अमन ने मुस्कुराकर अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर अंबिका को दिखाई, जिसमें कुछ देर पहले शुभी के हाथ में पकड़ी हुई रिंग थी। अमन के हाथ में रिंग देख अंबिका हैरानी से ये कब हुआ? अंबिका का ये रिएक्शन देख अमन बोला, जब मैंने इसे स्टेज से उठाया तब। इस पर अंबिका ने कहा, लेकिन कैसे? उसके इस सवाल पर अमन बोला, फ्लैशबैक। जब अमन ने शुभी को उठाकर झटके से अपने पास खिंचा तब रिंग शुभी के लेफ्ट हैंड में थी और उसने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे उसे पहनाने के लिए पकड़ते हैं। तभी अमन ने अपनी फिंगर रिंग में डाल दी, जिसका शुभी को भी पता नहीं चला। फ्लैशबैक एंड
अमन के बात सुन अंबिका ने दूसरी रिंग अमन की ओर बढ़ाकर कहा, फिर तुम किस इंतजार में हो, ये शुभी को पहना दो। अमन के रिंग लेते ही अंबिका भी स्टेज से सभी के पास आ गई और अमन ने शुभी को गले लगे ही उसका हाथ उठा, उसे रिंग पहना, उसका हाथ चूम कर धीरे से शुभी के कान में आई लव यू कहा, जो सिर्फ शुभी को ही सुनाई दिया। अमन भी उसे इसी तरह लेकर स्टेज से उतर गया। अब स्टेज पर बस राज, दिव्या और माहिरा ही बचे थे, इसलिए माहिरा ने उन्हें स्टेज के सेंटर में आने को कहा। दोनों चलकर सामने आ गए और माहिरा ने जैसे ही दिव्या की ओर थाल बढ़ाई तभी दिव्या ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, रुको। इससे पहले राज दिव्या से कुछ कहता तभी स्टेज के नीचे खड़े सभी की एक साथ कहा, अरे अब क्या हुआ। सभी की एक साथ आई आवाज से दिव्या और राज झेप गए, लेकिन दिव्या उन सभी की ओर देखकर, आज हमारी एंगेजमेंट हो रही है। फिर राज की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके, और इसने मुझे अभी तक प्रपोज ही नहीं किया। वही दिव्या की बात सुन इस बार सौमित जी अपनी जगह से उठते हुए बोले, राज दिस इज नॉट फेयर, ये तो सरासर नाइंसाफी है। सौमित जी को अपना पक्ष लेते देख दिव्या ने इनोसेंट बनाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, और इसीलिए अंकल जब तक ये मुझे प्रपोज नहीं करता तब तक मैं इसे रिंग नहीं पहनाऊंगी। दिव्या ने अपनी बात कह तो दी, बिना ये जाने कि उसकी आखिरी में कहीं बातों ने राज के मैन ईगो को हर्ट कर दिया। अपनी बात बोल दिव्या जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी अचानक से राज ने अपना हाथ बढ़ाकर दिव्या को उसके बाजू से पकड़ अपनी ओर खींचकर कहा, मैंने तुम्हें प्रपोज किया नहीं तो इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हें प्रपोज कर नहीं सकता। अब तो मैं तुम्हें प्रपोज करके ही एंगेजमेंट और उसके बाद शादी करूंगा। राज ने अपनी बात थोड़ा तेज आवाज में कही, जिसे स्टेज के नीचे खड़े उनके दोस्तों ने सुनकर एक बार फिर से खुश होकर चिल्लाए, हू। अपने दोस्तों की आवाज सुन राज ने इस बार मुड़कर नीचे खड़े अमन को देख उसे आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे समझ अगले ही पल अमन ने भी अपनी पलकें झपका दी और वहां से चला गया। वही राज फिर से दिव्या की तरफ टर्न हो अपनी एक सरसरी नजर उस पर डाली, फिर उनके सामने खड़ी माहिरा के हाथ में पकड़ी थाल से दोनों रिंग के बॉक्स लेकर अपनी ब्लेजर की दोनों पॉकेट में रखी, जिससे दिव्या और उसकी रिंग में कोई कंफ्यूजन न हो। फिर माहिरा की ओर देखकर बोला, अब तुम जाओ। राज के बोलते ही माहिरा वहां से चली गई। वो स्टेज से नीचे आई ही थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई और लाइट बंद होने से कुछ देर के लिए किसी को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। वही दिव्या भी इधर उधर देखने लगी कि तभी राज ने अंधेरे का फायदा उठा दिव्या को अपनी ओर खींचकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे एक लाइट किस कर अपनी बाहों में भरा ही था कि तभी दादाजी ने अपनी कड़क आवाज में कहा, ये लाइट को क्या हुआ है, अभी तक आई क्यों नहीं। उनके कहने की देर थी कि लाइट आ गई। ये देख राज ने जल्दी से किसी की नजरों में आए बिना दिव्या को खुद से दूर किया कि तभी दिव्या अपने मुंह पर हाथ रख हैरान होते बोली, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। उसके इस तरह बोलने से स्टेज के नीचे खड़े लोगों ने भी उस ओर देखा तो उन लोगों का रिएक्शन भी कुछ दिव्या जैसा ही था। तभी माहिरा ने वहां की संति को भंग करते हुए बोली, ये सब किसने किया। माहिरा के इस सवाल पर रियांश ने मुस्कुराकर उसे राज की ओर इशारा किया, जिससे माहिरा की नजर अपने हाथ में रेड रोजेस का बड़ा सा बुके लिए स्टेज पर अपने घुटनों के बल बैठे राज पर गई और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी राज ने दिव्या, जो अभी भी हैरानी से स्टेज पर अपने आसपास बिखरे रेड गोल्डन बलून एंड रेड रोजेस पेटल्स को देख रही थी, उसका ध्यान अपनी ओर करते हुए गहरी आवाज में दिव्या का नाम पुकारा। राज की आवाज सुन दिव्या ने मुड़कर राज को देखा, जो और उसके हाथों में रोजेस का बुके देख दिव्या खुशी से एक्साइटेड हो गई। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल किया और कुछ कदम चलकर राज के पास उसके सामने खड़े हो उसे देखने लगी। राज ने अपने में पकड़ा रेड रोजेस का बुके दिव्या की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में देखते ही बोला, आई लव यू दिव्या, आई रियली लव यू। और ये सब आज से नहीं, तब से था जब हमने स्कूल भी पास नहीं किया था। मैं 12th स्टैंडर्ड में था और तुम 10th में। पहली बार तुम्हें स्कूल के एनुअल डे पर देखा था। सी ग्रीन ड्रेस में तुम मुझे किसी जल परी की जैसी लग रही थी। तब मेरा तुम पर सिर्फ क्रश था। मैं नहीं जानता कि वो क्रश कब प्यार में बदल गया, नहीं पता था।
कि जब से तुम्हें पहली बार कॉलेज के एंट्रेंस से एक बार फिर लाइट ब्लू ड्रेस में अपनी ओर आते देखा तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। और कब तुम्हें इतना चाहने लगा कि मुझे छोड़कर मेरे सारे दोस्तों को पता था, लेकिन मैं एक नंबर का गधा था। राज की बात पर वहां मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंस दिए। वही दिव्या मुस्कुरा दी, लेकिन राज ने सबको इग्नोर कर अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए आगे कहा, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था, लेकिन जल्दी ही मुझे मेरे दिल ने बताया कि मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा और तुम्हें प्रपोज करने के तरीके ढूंढने लगा। इन सब में मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे तरह तरह आइडियाज भी दिया, जिसमें से सिर्फ अदीप और शिवेन के ही आइडिया सही होते, बाकी सारे उटपटांग ही थे। कई बार कोशिश की तुम्हें प्रपोज करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया और किसी तरह दोस्तों की बातों में आकर हिम्मत जुटा तुम्हारे पास आया, तो हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। आखिर में हार कर सब राज ने अपना हाथ आसमान की ओर कर कहा, उस पर छोड़ दिया। कहते हैं न उसके घर में देर है अंधेर नहीं, और पूरे 8 साल बाद तुमने खुद आगे से मुझे प्रपोज, लेकिन आज मौका मिला है तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये बोल राज ने अपनी ब्लेजर की पॉकेट से रिंग का बॉक्स निकालकर उसे दिव्या के सामने कर कहा, दिव्या विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मानता हूँ, थोड़ा इडियट हूँ, कुछ चीजें मुझे देर से समझ आती है और इसीलिए पूरे 12 साल बाद आज तुमसे अपने दिल की बात कही है। राजा ने ये बोल दिव्या की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे रोता देख जैसे ही राज ने उठना चाहा, तभी दिव्या ने उसे रोक खुद भी अपने घुटनों पर बैठ खुद को राज के लेवल पर ले आई। दिव्या ने राज के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़कर राज की बातों का जवाब दे अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसके गले ने उसका साथ नहीं दिया। उसने अपना सिर हाँ में हिलाकर राज के गले लग रोने लगी। राज की बातें उसके दिल को छू गई थी। दिव्या को रोते देख राज की आंखों में भी नमी थी। दोनों ही अपने दिल में एक दूसरे के लिए उमड़ रहे जज्बातों को बिना शब्दों के बयां कर रहे थे। वही उन्हें ऐसे एक दूसरे के साथ गले लग रोते देख नीचे खड़े सभी लोग शांत थे, तो वही हमारे हीरोज एंड हीरोइन इमोशनल थे। अंबिका ने भी अपने बगल में खड़े अदीप का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ देर यूं ही रहने के बाद राज ने दिव्या को शांत करवा ऐसे ही उसके हाथों में रिंग पहना, उसकी रिंग फिंगर पर किस किया और अपनी पॉकेट से दूसरी रिंग का बॉक्स निकाल दिव्या की ओर बढ़ाया। दिव्या ने अपना सिर राज के सीने से निकालकर बॉक्स से रिंग ले राज को पहना दी और इसी के साथ एक तेज तालियों की गड़गड़ाहट के बाद दोनों स्टेज से नीचे आ गए। धीरे धीरे कर पार्टी से सभी गेस्ट चले गए। पार्टी खत्म हुई और सभी डिनर करने के लिए गार्डन में लगी बड़ी सी टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। तभी दादाजी ने सामने हेड चेयर को खाली देख अपने से कुछ दूर बैठे गौरव की ओर देख अपनी कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा बॉस कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? अब क्या वो मेरे बनाए भी अब भूल चुका है? जबकि वो अच्छे से जानता है कि मेरे रूल्स के हिसाब से इस घर में कोई कितना भी बिजी क्यों न हो, लेकिन ब्रेकफास्ट और डिनर सब साथ ही करते हैं और वो अभी तक नहीं आया। जाकर कह दो अपने बॉस से कि अपने मेंशन में चाहे वो जैसे भी रहे, लेकिन जब तक सिंघानिया पैलेस में है तब तक उसे यहाँ मेरे ही रूल्स को फॉलो करना होगा। दादाजी की बात सुन गौरव चुपचाप अपनी चेयर से उठाने को हुआ कि तभी एक बार फिर उसे दादाजी की वही रोबदार आवाज सुनाई दी, अब तुम कहाँ चल दिए? मेरा एक रूल ये भी है कि खाना खाने बैठे हो तो कभी बीच में नहीं उठना चाहिए। वही दादाजी की ऐसी बातें सुन गौरव अपने मन में बोला, लगता है बिग बॉस हमेशा ऐसा ही करते हैं, तभी बॉस उनसे दूर अलग मेंशन में रहते हैं। लेकिन लेडी बॉस वो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट वो तो बहुत काइंड एंड स्वीट है, फिर बॉस उनसे अलग क्यों रहते हैं? और हाँ, उनके दोनों बच्चे, हमारा बेटा बॉस के जैसा है देखने में भी और शायद गुस्से में भी, लेकिन बेटी उसे देखकर ही लगता है कि वो दूसरी लेडी बॉस है। गौरव अपने ख्यालों में था, तभी अदीप अंबिका और लवी के साथ वहां आया। वहां अभी बस 3 ही सीट खाली थी, एक हेड और 2 उसके राइट एंड लेफ्ट वाली। अदीप बिना किसी की ओर देखे अंबिका और लवी के साथ अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अदीप को वहां आया देख दादाजी अब चुप हो गए। वही उनके बगल में बैठा आर्य अब अदीप को घूरने लगा और इसी बीच सर्वेंट ने सभी को खाना सर्व कर दिया। दादाजी की धमकी के बाद किसी में अब हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोल सके, इसलिए सभी चुपचाप खाना खाने लगे। 1 घंटे बाद घर की लेडीज
पैलेस के अंदर चली गई। बाकी जेंट्स तो अपनी महफिल जमा गार्डन में एक तरफ बड़े से राउंड टेबल के चारों तरफ बैठकर किसी बात पर बहस कर रहे थे, क्योंकि वहां दादाजी जो नहीं थे, और होते भी क्योंकि वहां किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वे थी गजेंद्र सिंघानिया को अपने साथ पार्टी करने के लिए बोले। वही दूसरी तरफ रियांश, अमन, कार्तिक, अभिषेक, राज और अयान के साथ गार्डन के दूसरे कोने में बैठकर अपनी पार्टी कर रहे थे। अदीप को छोड़ बाकी अपनी पार्टी में बिजी थे कि तभी राज की नज़र वहां से महक के साथ पैलेस के अंदर जा रहे शिवेन पर गई, और शिवेन को बुलाने के लिए उसने एक तेज सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुन शिवेन समझ गया कि ये उसके पागल दोस्तों में से ही कोई है। शिवेन ने अपना सिर इधर उधर घुमा किसी को ढूंढने की कोशिश की कि तभी उसकी नज़र अपने से थोड़ा दूर बैठे अपने दोस्तों पर गई। वही शिवेन को खुद की ओर देखता पा राज ने अपना हाथ उठा उसे विस्की का ग्लास दिखाते हुए हाथ से अपने पास आने का इशारा किया, जिसे देख शिवेन ने जल्दी से ना में गर्दन हिला उसे महक की ओर इशारा कर मना किया और उसके साथ अंदर चला गया। शिवेन के मना करते ही राज ने अमन को देख कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शिवेन अब अपना पहले वाला दोस्त नहीं रहा। साला जब से ये महक आई है तब से अपना दोस्त बदल गया। राज की बात सुन सभी ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रहे थे कि अमन ने राज को उसी की टोन में कहा, तू कहना क्या चाहता है कि शिवेन अपने होने वाले बच्चे की मां को छोड़कर तेरे साथ टाइम स्पेंड करे, और हमारी लाइफ में लड़कियां आने से हम में से कौन नहीं बदला? क्या तू नहीं बदला? दिव्या के आने से क्या? ये उसने अभिषेक की ओर इशारा कर कहा, नहीं बदला, माया के आने से, और मैं भी तो बदला न शुभी के आ जाने से। अमन की बात पर राज ने अपनी उंगली रियांश की तरफ पॉइंट कर कहा, तू इसे और इसे उस खड़ूस भाई को भूल गया। इस बार अमन ने राज से चिढ़कर कहा, ये पहले से ही सुधरा हुआ है और इसका भाई, उसने हम सब से आगे निकल 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। अमन की बात सुन रियांश, कार्तिक, अयान और अभिषेक अपना मुंह दबा अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। वही अमन के मुंह से अदीप का जिक्र सुन राज ने रियांश की ओर देख कहा, साले चिटर, अपने भाई को देखा बेगन की तरह लुढ़क गया। राज की बात सुनकर सभी उसे देखने लगे। उन्हें खुद को देखता पा राज ने अब अपने शब्दों को सही करते हुए कहा, अपने भाई को देख, इसने पार्टी बदल ली और ऐसे उसके गर्दन में लटक गया जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ कर मिला हो। राज को खुद पर टोंट करते सुन रियांश ने खुद को सेफ करते हुए बोला, अगर मैं टाइम पर आज भाई की गर्दन में न झूलता तो भाई के गुस्से से तेरे हाथ पैर के साथ दिव्या ने तुझे जिस उंगली में रिंग पहनाई है वो भी झूल रही होती। जहां रियांश की बात सुन बाकी सब सहमत थे, वही राज ने तपाक से कहा, भाई बड़ी जल्दी तुझे भाई याद आ गया? अभी कुछ दिन पहले तक तो तू उसे अपने सामने देख भड़क जाया करता था। इस बार राज की बात पर रियांश चिढ़ गया और उसने थोड़ा तेज आवाज में बोला, हाँ तो भाई को भाई नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं भाई से भाभी की वजह से नाराज था, और अब जब भाई खुद चलकर भाभी के पास आ गया तो अब नाराजगी किस बात की? रियांश की बात से अमन और अयान ने सहमत होते हुए कहा, हाँ रियांश सही बोल रहा है, मुझे भी अब अदीप से कोई शिकायत नहीं है। अयान ने उसकी बात को पूरा किया। उन दोनों को अदीप की साइड लेते देख अब राज ने खींच कर कहा, हाँ तो मेरी भी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं भी भाभी की वजह से ही उससे नाराज था। नहीं हूँ, मैं अभी भी उससे नाराज हूँ, और जब तक वो मुझे ये नहीं बताता कि उसका भाभी को छोड़कर जाने का रीजन क्या था तब तक मैं उसे अपना दोस्त नहीं मानता। बस बात खत्म बोलकर राज वहां से उठ पैलेस की ओर जाने लगा। वो 2 से 3 कदम ही चला था, तभी उसे अमन ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, जब दोस्त से दोस्ती तोड़ दी तो उसकी वाइफ को भाभी किस हक से बोल रहा है? अमन की बात का राज के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ सोच उसने पीछे मुड़कर कहा, मेरी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं है, बस नाराजगी है, और अंबिका शुरू से मेरी भाभी थी है और रहेगी। ये बोल राज पैलेस के अंदर चला गया, और उसके कहे शब्द सुन वहां खड़े उन 5 के साथ कोई और भी था जो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका। राज के जाते ही बाकी सब भी अपने रूम में चले गए। वही 4th फ्लोर की बालकनी में खड़ा अदीप उन सब की बातें सुन चुका था। वो सब बोल ही इतना तेज रहे थे कि बालकनी में लगे काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि सीटी की आवाज सुन यूं ही खड़े हो गया, और उसकी नज़र गार्डन में एक दूसरे से उसे ही लेकर बहस कर रहे उन सभी पर गई।
जिससे वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका और उसी तरह मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप उठा जैसे ही बालकनी के स्लाइड डोर से अंदर आने हुआ था कि तभी अंबिका उसके सामने से निकल रूम में ही लगे ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े हो ड्रेसिंग के ड्रार से नाइट क्रीम निकाल अपने हाथों और पैरों पर अप्लाई करते हुए खुद को मिरर में निहार रही थी। इन सब में अंबिका अदीप को पूरी तरह इग्नोर किया, लेकिन अदीप वो चाहकर भी अब अपनी हॉट एंड सेक्सी वाइफ को इग्नोर नहीं कर सका। अंबिका जिसने शायद अभी शॉवर लिया था, जिस वजह से उसके गाल पिंकिश रेड हो गए थे, ऊपर से रेड कलर की नाइटी में वो आज बवाल लग रही थी। अंबिका को इस तरह देख अदीप को दिसंबर की कड़कती ठंड में भी गर्मी का एहसास होने लगा। उसके माथे पर आया पसीना इस वक्त अंबिका को देख अदीप के दिल का हाल बता रहा था। अदीप अपने मुंह में आए सलाइवा अपने गले से नीचे उतार रूम में अपना लैपटॉप लगभग बेड पर फेंक कर अपनी शर्ट के बटन खोलने लाग। वही अंबिका जो जब से वॉशरूम से बाहर अदीप के सामने से निकल कर आई दिखाने को तो वो अपना काम कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अदीप पर ही था। वो अदीप को ही नोटिस कर रही थी, लेकिन अदीप को खुद की शर्ट के बटन खोलते देख अंबिका के चेक जो अभी भी पिंकिश रेड थे वह और लाल हो गए। लेकिन जब उसने अदीप की हालत देख उसे समझते देर न लगी कि अदीप अंबिका को उसे तरह से देख अपना कंट्रोल खो रहा है। अंबिका यह सोच ही रही थी कि तब तक अदीप ने उसके करीब आ उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खिंच खुद से चिपका लिया। ये सब अदीप ने उतनी जल्दी किया कि अंबिका को संभलने का मौका भी नहीं। इससे पहले कि अंबिका खुद को संभालकर अदीप से दूर होती कि तभी अदीप ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसकी नाजुक गर्दन पर अपने सख्त होंठ रख उसे पैशन के साथ चूमते हुए एक हाथ से अंबिका की कमर से पेट को सहला रहा था, जिससे अंबिका अपने सेंस में आई और अदीप की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। अंबिका को ऐसा करते देख अदीप ने एक झटके से घुमा अंबिका को पलट दिया, जिससे अंबिका का फेस अब अदीप के सामने था। अदीप अंबिका के दोनों गाल अपने हाथों में ले उसके नर्म होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने ही वाला था कि तभी अंबिका ने अदीप के ऊपर लिप पर बाइट किया। अंबिका के अचानक बाइट करने से अदीप जल्दी से अंबिका के होंठों से अलग हो उसे हैरानी से देखने लगा। वही अंबिका अपना मुंह बना अभी भी अदीप की पकड़ से छुटने की कोशिश करते हुए बोल छोड़ो मुझे आपसे बता ही नहीं करनी। और अदीप तो बस आज अंबिका को ऐसा बेहव करते देख जितना हैरान था, अब उतना ही परेशान भी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस अंबिका ने कुछ देर पहले नीचे गार्डन में खुद से उसका हाथ पकड़ा था वो अब उसे अपने पास भी नहीं आने दे रही थी। अदीप अंबिका को उसी तरह देख जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी एक झटके के साथ रूम का डोर खुला और लवी ने अंदर अपनी प्यारी सी आवाज में बस डे ही कहा था कि उसकी आवाज सुन अंबिका को अदीप से दूर होने का अच्छा बहाना मिल गया। उसने जल्दी से अदीप को खुद से दूर कर लवी को देखा, जिसके एक हाथ में उसका फेवरेट टेडी तो दूसरे में पिलो, वो भी उसका फेवरेट ही था। अपने हाथ में लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें ही देख रही थी। अंबिका लवी को उसके टेडी और पिलो के साथ वहां देख समझ गई थी कि लवी यहाँ अदीप के पास सोने आई है। फिर भी अदीप के की वजह से हुई उस ऑकवर्ड सिचुएशन को लवी के सामने ठीक करने के लिए उसने पूछा, बेबी आप इतनी रात को सोने की वजह यहाँ मम्मा के रूम में क्या कर रही हो? अंबिका की बात पर लवी अपने छोटे से हाथ को सिर पर मारते हुए बोली, ओहो मम्मा आप कितनी भुलक्कड़ हो गई हो, मैंने इवनिंग में आपसे बताया तो था। वही अभी भी अंबिका को ही घूरे जा रहा था, क्योंकि अंबिका का खुद से दूर जाना अदीप को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वही लवी की बात कंटिन्यू थी और वो अंबिका की ओर देखकर बोले जा रही थी, मैं आज डैडा के साथ सोने वाली हूँ और अपने भी मेरे इस देखिए। इस लवी ने अपनी फिंगर अपने लेफ्ट चीक पर पॉइंट कर कहा, किसी करके बोला था, ठीक है डैडा की प्रिंसेस आप अपने डैडा के पास ही सोना। लवी की बात सुन अंबिका ने अपनी गर्दन हिला दी कि तभी अदीप अंबिका के साइड से निकल लवी के पास आ उसे अपनी गोद में उठा, उसके सॉफ्ट गालों पर किस कर कहा, बिल्कुल आज मेरा बच्चा मेरे पास ही सोएगा और आज डैडा आपके साथ खेलेंगे भी। बोलते हुए उसने अंबिका को पूरी तरह इग्नोर कर लवी को बेड पर ले लेट गया और उसके साथ ऐसे ही खेलने लगा। वही शिवेन के रूम में अलग ही माहौल था। शिवेन महक के करीब हो उसके होंठों को शिद्दत से कभी चूमता तो कभी लिक करता। महक प्रेग्नेंट थी, इस वजह से शिवेन उसके साथ इससे आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन महक को पूरा प्लेजर दे रहा था। असल में महक का ही मन था
ये सब करने का इसलिए उसने खुद से आगे बढ़ शिवेन के होंठों पर किस करने लगी और धीरे धीरे शिवेन ने उसके और अपने शरीर से सारे कपड़े निकालकर बेड पर उसके साथ फोर प्लाई कर रहा था कि तभी सिंघानिया पेल्स तभी नाइट स्टैंड पर रखा उसका फोन बज उठा, जिसे शिवेन पूरी तरह इग्नोर कर महक के साथ अपने रोमांस में ही डूबा रहा। कुछ देर रिंग होने के बाद फोन बंद हो गया और शिवेन अब महक के होंठों को छोड़ उसकी ब्रेस्ट की ओर बढ़ गया कि उसका फोन एक बार फिर बज उठा, लेकिन शिवेन उसे तो इससे कोई फर्क नहीं था। वही महक ने अब अपनी बंद आंखें खोल शिवेन को देखा, जो बिना अपने फोन पर ध्यान दिए महक की ब्रेस्ट पर झुका पूरी तरह उनमें खो चुका था। ये देख महक ने एक सांस खींचकर छोड़ अपने दोनों हाथ शिवेन के गाल पर रख दिए। वही शिवेन महक के हाथों की ठंडक अपने गालों पर महसूस कर जल्दी से अपना सर ऊपर कर उसकी आंखों में देख अपनी आईब्रो ऐसे ऊपर उठा दिया जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। शिवेन का इशारा समझ महक ने जल्दी से अपना मुंह खोल वो आपका फोन, उसने इतना ही कहा था कि शिवेन अपना हाथ आगे बढ़ा, उसके होंठों पर उंगली रख उसे चुप करवाते हुए अपनी सेडक्टिव वॉइस में बोला, तुम इस टाइम हमरा रोमांस छोड़कर ये सब कैसे कर सकती हो। शिवेन के इस राह बोलने से महक फिर कुछ न बोल सकी। उसने वैसे ही अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर लेट गई और शिवेन ने अब उसके ऊपर से हट उसके बगल में लेट उसे ऐसे ही अपनी बाहों में भर दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर उसके फॉरहेड पर किस किया, फिर अपनी आंखें बंद कर लेट गया। कुछ देर बाद शिवेन अपने सीने पर महक की हल्की सांसें महसूस कर उसे एक नज़र देखा तो महक सो चुकी थी। शिवेन ने बहुत आराम से महक को खुद से अलग कर सुला, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर खुद के कपड़े पहन लिए। फिर नाइट स्टैंड पर रखा अपना फोन उठाकर देखा तो उसमें सारांश के 3 मिस्ड कॉल थे। शिवेन ने कॉल लगा अपना फोन कान पर रख रूम से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ आज दिव्या और राज दिव्या के रूम में सुकून से एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। ऐसा ही कुछ हाल रियांश और अमन के रूम का भी था। वही अदीप की नींद अपने फोन की आवाज से खुली। अदीप जब तक अपनी नींद से पूरी तरह जागा तब तक कॉल कट चुका था। अदीप जैसे ही बेड से फोन लेने के लिए पलटने वाला था कि तभी उसे अपने सीने पर कुछ महसूस हुआ, जिसका एहसास होते ही अदीप ने अपना सिर नीचे कर देखा तो उसके फेस पर एक मुस्कान खिल उठी, क्योंकि उसके सीने पर किसी बंदर के छोटे बच्चे की तरह लिपटकर लवी सोई हुई थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अदीप को चारों तरफ से पकड़ने की पूरी कोशिश की हुई थी। ये उसके अदीप के सीने के साइड से कसकर पकड़े हुए हाथ बयां कर रहे थे कि अगर उसने अपने हाथ हटा दिए तो उसके डैडा फिर से उसे छोड़कर चले जाएंगे। अदीप प्यार से लवी के फॉरहेड पर चूम जैसे ही उसे अपने साइड में लिटाने को हुआ कि तभी उसकी नज़र बेड के दूसरी साइड गई, जहां अंबिका उसके बगल में लवी को पकड़कर सोई थी। ये देख अदीप के होंठों पर खिली मुस्कान और गहरी हो गया। उसने खुद से कहा, कुछ देर पहले तक तो इसकी नाक पर इतना गुस्सा था, मुझे तो लगा पूरी शादी बात नहीं करेगी, लेकिन अब इसे देखकर कोई कहेगा कि ये मुझसे नाराज थी। ये बोल अब अदीप ने आगे बढ़ अंबिका के माथे फिर दोनों गाल, उसके बाद उसके होंठों पर सॉफ्ट किस कर उसी तरह लवी को ले बेड से उठकर लवी को अपनी जगह सुला, दोनों पर ब्लैंकेट डाला ही था कि तभी नाइट स्टैंड पर रखा उसका फोन फी से बज उठा। उसने जल्दी से कॉल आंसर किया, क्योंकि फोन की आवाज से लवी और अंबिका जाग सकती थी। अदीप पैलेस के हॉल में बाहर निकल अपनी कार में बैठ निकल गया। 40 मिनट बाद अदीप की कार उसके मेंशन में एंटर हुई। अदीप अपनी कार से बाहर निकल मेंशन के हाल में आया तो उसे सामने ही शिवेन, सारांश और गौरव हाल में ही मिल गए, जो उसी का इंतजार कर रहे थे। अदीप आगे बढ़ हॉल में लगे सोफे पर दोनों हाथ फैला अपने एक पैर पर दूसरा पैर रख किसी किंग की तरह बैठ अपनी हल्की नीली आंखों से एक नज़र सामने सोफे पर बैठे शिवेन और सारांश को देखकर बोला, कुछ पता चला। अदीप के कहते ही सारांश ने अपनी गर्दन हाँ में हिला कर कहा, बॉस वो देवंश और रॉनी की मौत की खबर सुनकर बौखला गया है और कल सुबह ही भोपाल आ रहा है। सारांश की बात सुनकर अदीप अपने फेस पर एक डेविल लिए गुड वेरी गुड आने दो उसे। तभी सारांश ने एक ब्लू फाइल अदीप की तरफ बढ़ते हुए कहा, बॉस कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। अदीप ने हाथ बढ़ा, वो फेल अपने हाथ में ली और जैसे जैसे उसे पढ़ने लगा उसके फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए।
अदीप ने फाइल बंद वापस टेबल पर पटकते हुए सारांश की ओर देखकर कहा, पता लगाओ कौन है वो सांप जो मेरी फैमिली के बीच रहकर मुझसे गद्दारी कर रहा है। फिर शिवेन को देखकर कल सुबह ही पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ा दो, याद रहे कोई भी बिना चेकिंग अंदर न आए। अदीप की बात पूरी होते ही सारांश और शिवेन में अपनी गर्दन हिलाई। उनकी बात खत्म होते ही गौरव, जो कब से चुपचाप वहां खड़ा था, उसने अदीप का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, बॉस, मिस्टर रायचंद का आज दोपहर से बार बार कॉल कर बोल रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और अभी भी उनके मैनेजर का कॉल आ रहा है। ये बोल इसने अपने फोन की स्क्रीन अदीप दिखाया। गौरव की बात और उसका फोन की स्क्रीन पर RM नेम फ्लैश होता देख जैसे ही अदीप कुछ बोलने को हुआ कि तभी शिवेन ने कहा, मिस्टर रायचंद, लेकिन क्यों? शिवेन का सवाल सुन अदीप ने उसे अपना हाथ दिखा शांत रहने के लिए। कहकर गौरव से कहा, उन्हें कह दो मैं आ रहा हूं। बोल उसने शिवेन की ओर देखकर कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूं। और अब तो तुम दोनों को ही पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, फिर क्यों टेंशन लेता है? बोल अदीप अपनी जगह से उठाते हुए बोला, तुम दोनों पैलेस जाओ, जब तक मैं नहीं आता तब तक सबका ध्यान रखना और अपना भी। बस एक बार शादी ठीक से हो जाए फिर सबसे निपट लेंगे। अदीप की बात पर शिवेन और सारांश बोल वहां से निकल गए और उनके पीछे गौरव के साथ अदीप भी।